डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने चाह रहे हैं दैट इज़ बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर्स। बेसिकली व्हाट इज़ बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर? दीज आर बेसिकली cyst, fluid filled bags. Cyst come from the word cystis, that means pouch. So ovarian cyst or fluid filled cysts are in or on the ovaries. These are very common in the female of reproductive age but can affect the female of any age. तो मेन टॉपिक से पहले हम एक केस समरी डिस्कस करते हैं। ये केस हमारे ही डिपार्टमेंट में हुआ था, यहीं पे गायनी डिपार्टमेंट DHQ टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल। पेशेंट हमारे पास आई 35 ईयर ऑफ एज। शी वॉज मैरिड फॉर 20 years, para 8 and last born is 7-year-old. Patient presented in outpatient department with complaints of low abdominal pain and gradual abdominal distension. No history of weight loss, appetite. On examination, she was pale, but no accessible lymph node were palpable. On abdominal examination, there was huge mass in the abdomen, about 38-week size mass, that is equal to 9-month pregnancy. On bimanual examination, uterus felt separate from the mass and of normal size. It means that mass is not arising from the uterus, that is arising from ovaries, right or the left. Ultrasound showed a huge multiloculated cyst and moderate ascites. Ca1 to 5 bit low, that is 226 unit per liter. That point toward benign nature of the cyst. During laparotomy, a huge smooth walled cyst was present. So keeping in view the age of the patient, conservative surgery was planned and left salpingo-oophorectomy was done. At the same time, right ovary, uterus, fallopian tube inspected and were found to be normal. Ascitic fluid was sent for cytology, इसलिए कि उसमें कोई malignant cells तो नहीं है, ये पता चल जाए. On systematic clockwise examination of the pelvis and the abdomen, there was no mets. That is the metastasis seen on the naked eye. वहाँ पे कुछ नहीं था. Specimen was labeled per protocol and sent for histopathology, and the report turned up benign ovarian tumor. अब यहाँ ये बताने का मकसद ये है कि बड़ा ट्यूमर होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसने कैंसर ही होना, वो इनोसेंट ट्यूमर भी हो सकता है. साइज मैटर नहीं करता कि वो मैलिग्नेंसी ही होगी. तो आपने नैरो विजन इसमें नहीं रखनी, प्रॉपरली पेशेंट को एवेलुएट करना है. साइज मैटर नहीं करता. एक स्मॉलर सिस्ट जो है वो मैलिग्नेंट भी हो सकती है और एक ह्यूज वन बिनाइन भी हो सकता है. In about 80% of cases, less than age of 45 years are benign tumors. तो हमें इस एज ग्रुप में ज़्यादा सस्पेशन क्या होती है कि ये बेनाइन होगा. तो साइज मैटर नहीं करता. ह्यूज सिस्ट इज़ नॉट ऑलवेज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो ये आपने रजिस्टर करना है. अब मैं आपको इनकी जो है हमने कुछ फोटोग्राफ्स बनाए वो दिखाते हैं. ये ह्यूज सिस्ट है, स्मूथ वॉल्ड है, कोई हमें प्रोमिनेंट वेसल ऑन द सरफेस ऑफ द सिस्ट नज़र नहीं आ रही. कुछ हेमरेजिक एरियाज हैं, लेकिन ये कि फेली स्मूथ वॉल्ड, ठीक है ना. ये भी एक बिनाइन नेचर वो शो करता है कि मे बी ये सिस्ट मैलिग्नेंट ना हो, लेकिन इसको आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते. किसी भी एरिया में मैलिग्नेंसी राइज कर सकती है इस सिस्ट के भी, कि सारी स्मूथ वॉल जो है वॉल बेहतर हो लेकिन कहीं किसी एरिया में मैलिग्नेंसी या मैलिग्नेंट चेंजेस हो रही हों, तो आपको इसको हिस्टोपैथोलॉजी से प्रॉपरली इवैल्यूएट कराना पड़ता है. वे किया तो दैट इज़ अबाउट 26 kg. आप खुद ही सोचिए कितना बड़ा होगा और उस फीमेल के लिए इसको हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट. ये हमारे डिपार्टमेंट जो इन एक्शन है इस ह्यूज सिस्ट को रिमूव करने में, ठीक है. और ये एंड पे स्पेसिमन जो हमने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा. पेशेंट वाज फाइन ऑन 3rd पोस्ट ऑफ डे एंड डिस्चार्ज होम. फिर बाद में भी बिनाइन नेचर आई तो उसे फर्दर भी फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ी या कोई फर्दर जो है एडवांस मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो मसला ये है कि हम जो है ना ब्राउन पीपल्स,
हम कोई काम करते हैं तो वो तब तक हम उसको नहीं कह सकते ये सही है जब तक उसको कंपेयर नहीं कर लेते कोई अंग्रेज़ों के काम के साथ। तो मैंने फिर थोड़ा सा सर्च किया नेट को कि क्या इतना ह्यूज सिस्ट किसी अंग्रेज़ ने भी रिमूव किया है कि नहीं किया। तो मुझे एक जगह पे मिल गया। ये कोई किसी और एशियन उसमें यूरोपियन कंट्री में किसी ने रिमूव किया हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो 26 kg। तो अब ये थोड़ा स्टैम्प हो गया हमारा काम भी, रजिस्टर हो गया कि भाई अंग्रेज़ों ने निकाला तो फिर हमारा भी सही होगा। ये थोड़ी सी वो कहते हैं ना इन्फीरिटी कम्प्लेक्स है हमें कि जब तक हम कंपेयर नहीं करते तब तक तसल्ली नहीं होती। तो ये तसल्ली भी हो चुकी है। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन ovarian cyst, what is ovarian cyst, differentiate between various types, understand the clinical presentation, how to investigate, and then outline the management plan for these tumors. साइन पोस्टिंग में हम वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते जाएंगे, इसकी जो सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ओवरी। नॉर्मल ओवेरियन साइज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज अबाउट 5 into 3 into 3 centimeter. There is variation in the size and basically result from the effect of the hormones, may be endogenous, may be exogenous. Endogenous किस में होंगे कि जब कुछ छोटे होते हैं 30 ईयर से बिलो एज है तो उसमें साइज़ कम होगा, ठीक है। और पोस्ट मीनोपॉजल होंगी तो उसमें भी साइज़ कम होगा। दोनों में क्या होता है? विड्रॉल ऑफ द हार्मोन्स। जब विड्रॉल ऑफ द हार्मोन्स होता है तो ओवरीज श्रंकन हो जाती हैं इन द पोस्ट मीनोपॉजल एज। और जो प्री मेनार्कल एज है उसमें क्या है कि अभी फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं है तो साइज़ कम है, ठीक है। तो एक्सोजिनस ये है कि अगर कोई हार्मोन्स ले रहा है तो उससे भी इस पे साइज पे इफेक्ट होएगा। अब इसमें ये है कि इफ़ देयर इज़ एनी डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल development of the ovarian follicle and the formation of the corpus luteum or regression of the corpus luteum, all may lead to the formation of the different type of cysts. Menstrual cycle is governed by the fairly delicate normal levels of the hormones. Whenever there is some change in the level of these hormones or their balance, it may lead to the formation of the ovarian cyst. उससे होता क्या है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट डिफेक्टिव हो सकती, मे बी फॉलिकल जो है डेवलप तो हो जाए, रप्चर नहीं हो सके, रप्चर भी हो जाए बट लेटर ऑन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सपोर्ट उसको इस तरह मिले हार्मोन्स की कोई रिग्रेशन में ना जाए, तो ये फिर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ भी हम देख सकते हैं नॉर्मल साइड एंड द एबनॉर्मल साइड। ऑन द राइट साइड देयर इज फेयरली नॉर्मल fallopian tube in the ovary, and then on the left side there is ovarian cyst within the left ovary. लाइफ टाइम रिस्क ऑफ द ओवेरियन न्यूक्लियस क्या है? 5 to 10% लाइफ टाइम रिस्क है। 13 to 21% आउट ऑफ टोटल बिनाइन ओवेरियन सिस्ट है उनमें रिस्क होगा टू डेवलप द मैलिग्नेंसी। प्री मेनार्क एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन सिस्ट नीड अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज में बिनाइन नेचर सिस्ट की वो ज़्यादा कॉमन है, तो हमने ज़्यादा वेटेज किनको देनी है? पोस्ट मेनोपॉजल एंड द प्री मेनार्क। लेकिन ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव एज वालों को छोड़ देंगे, उनको भी हमने प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है। बट चांसेस ऑफ मैलिग्नेंसी आर लो इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट। नॉन न्यू प्लास्टिक मीन कि नॉर्मल डेवलपमेंट जो ओवरी में फॉलिकल्स की होती है उसी से ये डेवलप होने हैं, ठीक है ना। एक अलग से कोई उसमें पैथोलॉजी नहीं आती। दिस मे बी द फंक्शनल, दिस मे बी द पैथोलॉजिकल। फंक्शनल में फॉलिकुलर सिस्ट आ जाएगा कि फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ उससे बन गया कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। द कॉर्पस ल्यूटियम में रिटेन and fail to regress, theca lutein and the granulosa lutein cyst whenever there is exaggerated response of the ovary to the human chorionic gonadotropin hormone. Pathology में polycystic ovaries, endometrioma and tubo-ovarian mass, ये हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बताएंगे। नॉन न्यूप्लास्टिक मीन may arise from the surface epithelium of the ovary, may arise from the germ cell of the ovary, may rise from the sex cord stromal tumors. So we will discuss one by one.
The first of all is the follicular cyst. The first one is the follicular cyst. These are basically commonest in the reproductive age group. The dominant follicle failed to rupture because normal HL surge does not happen. क्या होता है जब फॉलिकल डेवलप होता है तो एक LH सर्ज आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज करता है, दैट विल वीकन द वॉल ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ द ओवम. तो यहाँ पे कहीं पे ये डेलिकेट बैलेंस लॉस हो जाता है, तो उसके बाद ये रप्चर नहीं करेंगे. दीज आर यूजुअली लाइंड बाय द ग्रैंडुलर सेल एंड प्रोड्यूस द ईस्ट्रोजन. जब ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करें तो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करना है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजन. अगर परसिस्टेंटली इंक्रीज है मे बी एमेनोरिया, और अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो दैट में लीड टू द इरेगुलर पारवेजाइनल ब्लीडिंग. साइज यूजुअली होता है इनका 3 to 10 सेंटीमीटर. मोस्टली ये रिजॉल्व कर जाते हैं ऑन इट्स ओन इन 4 to 8 वीक्स. इंटरवेंशन कहाँ चाहिए आपको? Whenever there is enlargement of the cyst, or there is hemorrhage into the cyst, or there is torsion of the cyst, तो यहाँ पे आप इंटरवेंशन करोगे, अदरवाइज इसमें ज़रूरत नहीं होगी. ये इनके दोनों इमेजेस हैं. ऑन द राइट साइड देयर इज अल्ट्रासाउंड इमेज. आप देख रहे हो कि एक ब्लैक कलर का राउंड स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी इंटरनल जो है डिवाइडिंग मेम्ब्रेन्स नहीं नज़र आ रही. ऑन द लेफ्ट साइड बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि जैसे वाटर बैग हो. तो मोस्टली पेशेंट आके क्या कहता है कि मुझे पानी की थैली बन गई है, और इतनी एंशियस होती हैं कि आपको उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है कि वाटर बैग बन गया. और एक पेशेंट मेरे पास आई, उसने 4 times इन्हीं वाटर बैग के लिए लेप्रोटमी करा ली हुई थी, और एट द एज ऑफ 26 ईयर उसकी एक ओवरी बच गई थी, एक वो ख़त्म कर चुकी थी. तो इसका ये है कि इन्हें वेटेज आपको देनी है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बहुत ही प्रेशियस है. अब ये तो नहीं हो सकता कि ओवरीज को ख़त्म करते जाएं तो उसके बाद हार्मोन्स तो वो नहीं ना लेवल रहेगा. पेशेंट में गो इनटू प्रीमेच्योर मेनोपॉज इन लेटर एज, तो 40 से बिलो ही उसकी अगर हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है फीमेल्स की? अप टू 80, 70, 80. तो बाकी 40 ईयर्स विदाउट ईस्ट्रोजन जो है उसने गुजारनी है. तो उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस फिर आती हैं, कार्डियक इश्यूज एज वेल एज द ऑस्टियोपोरोसिस एंड द बोन फ्रैक्चर्स. तो आपने इनको वेटेज देनी है, अच्छे से वैल्यूएट करना है, और ट्राई टू सेव द इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल वेयर पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट. इसमें भी क्या होता है कि लेस कॉमन देन द फॉलिकुलर. ठीक है, यूजली these are common on the right side. और होता क्या है कि रप्चर भी ज़्यादा राइट साइड पे होते हैं बिकॉज ओवेरियन वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना के बाद. लेफ्ट साइड पे ये होती है उसमें लेफ्ट रीनल वेन में. टाइमिंग यूजुअली क्या है? सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. साइज 3 to 10 सेंटीमीटर होता है, बट इफ़ इट इज़ लेस देन 3 सेंटीमीटर तो आप इसको कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट नहीं कहेंगे. कट ऑफ इसकी 3 सेंटीमीटर है. बिलो दिस इसको आप सिस्ट नहीं कह सकते, कॉर्पस ल्यूटियम आप इसको कह सकते हो. किस तरह का होता है यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो ग्रॉस है और बाकी अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स हैं. ग्रॉस में आप देख रहे हो कि कलर इसका ब्लैक है. तो यूजुअली देर इज़ हेमरेज इनटू द सिस्ट. होता है क्या है, वेसल्स बहुत सारी इसमें बन जाती हैं और हाई प्रेशर की वजह से रप्चर हो जाती है, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड है. अल्ट्रासाउंड भी आप देख रहे हो कि कुछ मिक्स इक्विजेनिसिटी मीन कुछ एरियाज ब्लैक नज़र आ रहे हैं, कुछ वाइटिश है, तो ये शो करते हैं हेमरेज को. ठीक है, मोस्टली इन सिस्ट में हेमरेज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में. अगर बहुत ज़्यादा हेमरेज होगा, पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो गया है, तो यू मे गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट. और अगर नहीं हीमोडायनामिकली अनस्टेबल नहीं है, माइनर ब्लीड है, तो उसको आप कंजर्वेटिवली मैनेज भी कर सकते हो. थीकल ल्यूटियल सिस्ट. These are the less common but usually bilateral. इसमें होता क्या है, there is exaggerated response of the ovary to the HCG hormone. Usually it does not happen in the normal pregnancy, लेकिन variant हो सकते हैं. I have seen one case of normal pregnancy with huge thecal luteal cyst, bilateral thecal luteal cyst. साइज इनका 30 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है.
ये नहीं कि हुज भी हो जाएंगे, बट यूजली दिस रिग्रेस स्पॉन्टेनियसली। तो इनकी मैनेजमेंट मोस्टली कंजर्वेटिव होती है। इसमें ये नहीं होना कि साइज़ 30 सेंटीमीटर है तो आप जंप कर जाएँ लेप्रोटमी पे या सर्जिकल मैनेजमेंट पे। कॉमनली क्या होता है, जब आप एवेल्यूएट अच्छे से नहीं कर सकते या नॉलेज नहीं होगा तो उसमें इतनी बड़ी सिस्ट देख के बंदा पैनिक हो जाता है। कम नॉलेज होता तब भी बंदा पैनिक हो जाता है ना, तो फिर पैनिक हो जाता है और पैनिक होके फिर वो पेशेंट के लिए डेंजरस हो जाता है। 30 सेंटीमीटर का सिस्ट को देखेगा वो, इससे तो पता नहीं क्या हो जाना है। दोनों साइडें रिमूव करके उस पेशेंट को आप स्टीराइल कर देते हो। तो यहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल इनोसेंट ट्यूमर्स होते हैं, आपने फॉलो करना है। तो ये रिग्रेस कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। यूजुअली कहाँ होते हैं, जहाँ पे HCG ज़्यादा होगा, जैसे ट्विन प्रेगनेंसीज है उसमें ये ज़्यादा कॉमन है। कुल मोरल प्रेगनेंसीज हैं उसमें HCG ज़्यादा सेक्रेट होता है, वहाँ ज़्यादा कॉमन है। अदरवाइज ये कॉमन नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ कॉमन नहीं है। ठीक, इस टाइप के होते हैं। आपने सेंटर में यूट्रस देख रहे हो, राइट साइड भी एक सिस्ट है, लेफ्ट साइड भी सिस्ट है। फीलिंग ऐसी आती है जैसे कुछ लेटनेस से फ्लूइड इसके अंदर हो। तो इसमें जेली टाइप फ्लूइड होता है तमाम सिस्ट में ना। वो बेसिकली क्या होते हैं, फॉलिकली होते हैं जो इनलार्ज हो जाते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ HCG। और ये रप्चर भी हो सकते हैं, माइनर ब्लीड इससे हो सकता है। माइनर ब्लीड में कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इफ देयर इज major bleeding that lead to hemodynamic instability of the patient, then you will go for the laparotomy or the laparoscopically stop the bleeding points in the cyst. अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको फॉलो करना होता है। तो नॉन न्यू प्लास्टिक सिस्ट में क्या चीज़ जो है हमें जो है तसल्ली है इसमें कि मोस्टली क्या होते हैं, दीज आर बीनाइन। ट्रीटमेंट इनमें एक्सपेक्टेंट ही है, ठीक है, unless and until there is major hemorrhage, there is torsion or there is rupture of the cyst or there is enormous enlargement of the cyst, otherwise इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ही है। वॉचफुल वेटिंग करनी है और पेशेंट को कहना है कि उसने कुछ सिम्टम्स जो हैं उसको जो है केयरफुल रहना है उसके बारे में, जैसे कि सीवियर लो एब्डोमिनल पेन ना हो, ठीक है, या ऐसा ना हो कि उससे फेंटिंग अटैक स्टार्ट हो जाए, या सीवियरली अनीमिक ना हो रही हो कि दूसरे उसे कहें कि तुम बहुत पीला सा रंग नज़र आ रहा है, तो वो होता है कि हेमरेज इनटू सिस्ट हो ना, तो पेशेंट जो है पेल लुकिंग हो जाता है। तो उसको ये चीज़ें थोड़ा सा काउंसिल करके, काउंसलिंग आपकी फैक्चुअल होनी चाहिए। ये आप नहीं कहेंगे कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आप उसे ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होंगी तो फिर हम आपको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। अगर ये प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें टॉर्जन है, जो कि वो क्या फील करेगी, सीवियर पेन अगर टॉर्जन होती है, या फिर अगर हेमरेज इनटू सिस्ट हो जाता है तो उससे क्या होना है, वर्टाइगो होगा, फेंटिंग हो सकती है, ठीक है ना, और पेन भी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट इवन शॉक में प्रेजेंट कर सकता है। तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट ज़रूर है, बट इट इज़ वॉचफुल वेटिंग। ये नहीं है कि आपने जस्ट वेट करना है और वॉचफुल नहीं होना, ठीक है। वॉचफुल वेटिंग का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आपने ध्यान रखना है इसका, ऐसे नहीं उसको मैनेज कर देना। OCPs is not recommended as its use has not been shown to promote the resolution of the functional ovarian cyst. तो COCP आपने देखा होगा कि अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो, हर पेशेंट जिसकी छोटी सी सिस्ट होती है उसने COCP खा रही होती है, या फिर वो उसको 3 to 6 मंथ के लिए लोगों ने प्रिस्क्राइब की हुई होती है। तो इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है कि COCP जो है वो इसको रिग्रेस कर देगा या कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा, तो इसलिए ये देना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस इम्पॉर्टेंट क्या है, वॉचफुल वेटिंग फॉर 2 to 3 साइकिल्स इज़ अप्रोप्रिएट एंड इफ सिस्ट परसिस्ट देन सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ ऑफन इंडिकेटेड। या फिर रप्चर हो जाए या टॉर्जन हो जाए तो तब आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, अदरवाइज ओनली एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट नीडेड इन दिस केसेस एंड दैट इज़ वॉचफुल वेटिंग फॉर 2 to 3 साइकिल्स, ठीक है। नॉन न्यू प्लास्टिक में और कौन से सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, एंडोमेट्रियोमा एंड ट्यूब ओवेरियन मैसेज। तो ये हम सेपरेटली इसको डिस्कस करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस लास्ट में हो गया है डिस्कस, PCOS एंड द ट्यूब ओवेरियन मैसेज भी डिस्कस हो जाएंगे आगे, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल जाएंगे।
थोड़ी इसकी डायग्राम से वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर द पॉलीसिस्टिक ओवरीज। आप देख रहे हो कि पेरिफेरी में स्मॉलर जो है ना ब्लैक एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। दीज आर बेसिकली द स्मॉल ओवेरियन फॉलिकल्स। साइज़ क्या होता है 2 to 9 मिलीमीटर। ठीक है, सेंट्रल एरिया जो है वाइटिश, मोर वाइटिश देन द नॉर्मल ओवरीज। तो ये क्या है, ये स्टोमा है। स्टोमा ने क्या प्रोड्यूस करना है, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये सारे बैलेंस को, मैचर साइकिल के हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उससे फर्दर जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो सप्रेस हो जाते हैं। तो ये टिपिकल पिक्चर है पीकॉस की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एंडोमेट्रियोमा। आप देख रहे हो कि एक मिक्स इकोजेनिक सिस्ट है ऑन द लेफ्ट साइड। उसमें से जो चॉकलेट कलर मटेरियल है वो ऊज आउट हो रहा है। ट्यूब ओवेरियन मैस क्या है कि ट्यूब और ओवरी बोथ में क्या कि कोई भी सेंडिंग इन्फेक्शन या फिर मेटोजेनिस रूट से कोई इन्फेक्शन है तो वो पर्मनेंट फ्लूइड इसमें कॉमुलेट हो सकता है। उसमें क्या होना है, डिस्टेंशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड देयर मे बी द सिस्ट फॉर्मेशन ऑन और इनसाइड द ओवरी। ये इतने बड़े भी हो सकते हैं कि वाटरमेलन साइज कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सारा पर्मनेंट फ्लूइड उसमें होता है। ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होता है इन केस ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जहाँ पे असेंडिंग इन्फेक्शंस हो रहे हैं, टाइमली ट्रीट ना हो या कोई अग्रेसिव इन्फेक्शन है तो उससे हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैनेजमेंट जो है सर्जिकली है, ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता। और जब भी कोई सिस्ट बन जाएगा तो मेडिसिन से ट्रीट नहीं होता। ठीक है, सो द ट्रीटमेंट इज़ मेडिकल एंड द सर्जिकल। वो फिर हम सेपरेटली जब डिस्कस होगा तो उसमें हो जाएगा। पर प्रोटोकॉल इन केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं और फिर इनकी ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट आर द न्यू प्लास्टिक B9 ओवेरियन ट्यूमर्स। ठीक है, सबसे पहले हम एपिथेलियल डिस्कस कर लेते हैं। सीरोसिस एडिनोमास, दीज आर मोस्ट कॉमन इन वुमेन एज बिटवीन 40 to 50 years. In 10% cases, these are bilateral. Usually, these are unilocular cysts and having few processes inside. Sometimes क्या होता है, develop papillary growth which may be so prolific that the cyst appears solid. कि इतनी ज़्यादा वो ग्रोथ हो जाती है कि ये सिस्टिक नेचर से सॉलिड नेचर की तरफ चले जाते हैं। देयर आर सर्टन समोमा बॉडीज इनसाइड दिस। ये क्या होता है बेसिकली, दीज आर कैल्सीफाइड कंसेंट्रिक बॉडीज़ होती हैं और ये थोड़ा जब इनकी चेंज आती है ना फॉर्म B9 टू मैलिग्नेंट तो तब इनकी फॉर्मेशन होती है। समोमा बॉडीज़ आप इसलिए भी याद रखोगे कि आपके MCQs में ये आ सकता है। पैथोग्नोमिक है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरियस एडिनोमा का कोई आपको MCQ आ जाता है उसमें वो पूछ लेते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सा है, डिफरेंट नेम्स हैं तो उसमें ये नेम भी होगा, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली ही उसे टिक करना है। ठीक है, तो ये MCQ क्वेश्चन मोस्टली होता है। सिस्ट फ्लूइड इसका कैसा होता है, जस्ट ए थिन फ्लूइड। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट ए वाटर बैग लाइक। ठीक है ना, स्मूथ सरफेस, नो प्रोमिनेंट वेसल ऑन द सरफेस। ठीक है ना, इस टाइप के होते हैं और ह्यूज होते हैं। ये उन्हें थोड़ा सा कट सरफेस है, अल्ट्रासाउंड पिक्चर शो कर रही है, देर आर फ्यू सेप्टेशंस, कुछ पार्टीशंस नज़र आ रही है ना, लेकिन ग्रॉस आप इसका एक्सटीरियर देखो तो ये स्मूथ वॉल्ड होता है। ठीक है ना, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, उसमें कोई भी आपको ऐसी यानी फंगेटिंग ग्रोथ नहीं मिलेगी, लार्ज प्रोमिनेंट वेसल्स नहीं मिलेंगी। तो ये कट सेक्शन है, इसमें भी आप देख रहे हो कि स्मूथ इनर सरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा। These are the large ovarian tumors which may become enormously enlarged. ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, 38 वीक साइज ओवेरियन सिस्ट या फिर इससे भी ज़्यादा ह्यूज होते हैं, मोस्टली ह्यूज होते हैं। They are usually filled with the mucinous material and rupture may cause pseudomyxoma peritoniae. They may be multilocular. इनके बहुत से पार्टीशंस होती हैं इसमें, और जो फ्लूइड इसमें होता है दैट इज़ म्यूसिनस मटेरियल। जब भी रप्चर होगा तो म्यूसिनस मटेरियल ने क्या करना, इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम एज वेल एज द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, तो वो सबको मैटेड टुगेदर कर देता है, जिसको आप एक ना वर्ड प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हो उसके लिए, सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, कि उसमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे गट है, ओमेंटम है, अदर ओवरी है, पेरिटोनियम है, तो ये सारे मैटेड टुगेदर हो जाते हैं।
ये सेम इस तरह कैसे होता है, इसको बोलते हैं हम फ्रोज़न पेल्विस। जिस तरह आप बर्फ़ में कुछ पानी में कुछ चीज़ें डालो और उसको आप फ्रीज़र में रख दो, तो वो जिस तरह बर्फ़ के अंदर जम जाते हैं ना, इस तरह आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि इम्पॉसिबल टू सेपरेट करना होता है उनको, वो नहीं हो सकते फिर, तो उसको हम बोलते हैं फ्रोज़न पेल्विस। तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई बेसिकली ऑल्दो इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, लेकिन ये इतनी ज़्यादा एडिशंस बनाता है कि वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 5 to 10% में मेलिग्नेंसी हो भी सकती है, ठीक है। कॉमन स्टेज इनके लिए 20 to 40 एंड 5 to 10% आर बायलेटरल इन दिस केसेस। तो नेक्स्ट में मैं आपको ये शो कर देती हूँ। इसका ये है कि बहुत इनलार्ज होते हैं, इनॉर्मसली। अल्ट्रासाउंड पिक्चर क्या शो करती है, देयर आर मल्टीपल सेपरेशंस ऑन द राइट साइड। लेफ्ट पे आप देख रहे हो ऑल द स्मूथ वॉल्ड है, लेकिन इसकी पार्टीशन ज़्यादा है और थिक है। फिर है कि ब्रेनर ट्यूमर्स, ये भी एपिथेलियल ट्यूमर्स ही होते हैं, ठीक है। यूजुअली ये अनकॉमन है, रेयर है, ठीक है ना। ओवर 95% आर बीनाइन एंड मोर देन 90% आर यूनिलेटरल। ये अच्छी बात है कि बोथ साइड को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से होती है, फ्रॉम वुल्फियन डक्ट मेटाप्लेसिया, ठीक है। 2/3 जो है 40 ईयर्स के बाद अपीयर होते हैं। साइज़ इनका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, और ये है कि दे मे बी एसोसिएटेड विद म्यूसिनस हिस्टेडिनोमा एंड द सिस्टिक टेराटोमास। कुछ में ये ईस्ट्रोजन सेक्रेट करते हैं, तो ये कैसे प्रेजेंट करेंगे, विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया, वाल्थर नेट्स। ये क्या होते हैं, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जब आपको ब्रेनर ट्यूमर का कोई सिनेरियो आए तो उसमें ये हो सकता है कि जो ऑप्शंस हो उसमें ये हो कि ये पैथोग्नोमिक इसके लिए कौन सा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के नेस्ट होते हैं जो स्टोमा ऑफ द ट्यूमर में इम्बेड किए हुए होते हैं, उनको आप वाल्थर नेस्ट बोलते हो। दीज आर सॉलिड, यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, बिल्कुल पिंकिश कलर के होंगे, होमोजेनस होते हैं, ठीक है। कट सरफेस शो हुई ब्रेनर ट्यूमर। अदर रेयर जो बहुत ही रेयर है, क्लियर सेल एंड दी एंडोमेट्राइड। क्लियर सेल का पैथोग्नोमी क्या है, हॉबनील सेल्स है। ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन क्लियर सेल द मेसोनेफ्राइड ट्यूमर्स देर आर हॉबनील सेल्स। एंडोमेट्राइड ट्यूमर्स क्या है, ये बिल्कुल एंडोमेट्रियम की तरह के होते हैं, तो उसका जो है ना ये भी कहते हैं कि मे बी वहीं से ये सेल जो माइग्रेट हुए हों जो एंडोमेट्राइड ट्यूमर्स में। नेक्स्ट वन इज़ द डर्माइड ट्यूमर, द टेराटोमा। ये बहुत ही फेमस ट्यूमर है, ठीक है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ जाता है और आपके एससीक्यूज में भी आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा हमने अच्छे से पढ़ना है। यूजुअली ये क्या होते हैं, बीनाइन होते हैं, रेयरली मेलिग्नेंट। दे अराइज फ्रॉम द प्रिमिटिव जर्म सेल्स। 2 to 3 लेयर से राइज हो जाते हैं, प्रिमिटिव जर्म सेल से राइज होते हैं। Benign nature teratoma may contain well differentiated tissues, for example hair and the teeth. 20% में ये bilateral होगा, 11 to 20% में। They are most common in the young females, ठीक है, उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। और इसमें जो लिखा हुआ है स्ट्रोमा ओवेरिया, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली थायराइड टिश्यूज़ होते हैं जो TSH प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसके इफेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जहाँ भी हमें किसी ओवेरियन ट्यूमर्स के साथ साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म मिले तो हमें फिर कंसीडर करना चाहिए कि इट मे बी डर्मेट सिस्ट और द टेराटोमा। ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं इन 3.5 to 10% में टॉर्जन, कुछ रप्चर भी कर सकते हैं, और 2% में कुछ मैलिग्नेंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। डर्मेट टेराटोमा या सिस्ट में क्या होना है, कंटेंट इसमें होंगे, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इसके सिनेरियो में वो ये दे दें और आगे जो उसके क्वेश्चनियर है उसमें डिफरेंट जो स्टेम्स उन्हें बनानी है वो कुछ और तरह बना दें, ठीक है। तो हेयर, बोन, कार्टिलेज एंड ग्रीसी मटेरियल। फिर ये आपका ऑस्पे में भी आता है कि इसी तरह उन्होंने फिगर आउट किया हुआ होता है, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसको डायग्नोज कर लें, इसके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं और जो है मैनेजमेंट क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये ऑस्पिक क्वेश्चन भी हो सकता है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टीथ भी नज़र आ रहे हैं,
हेयर्स भी हैं, सेबेशियस मटेरियल भी है, तो सारी जर्म लेयर्स के ना उसमें नजर आ रहे हैं। पिक्चर है, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल उसके टीथ है, कितने साफ सुथरे चमकदार। ठीक है, तो ये अब भूलना नहीं चाहिए। कोई भी इस तरह की फिगर होगी तो आप उसमें कहेंगे कि ये टेराटोमा है या डर्माइड सिस्ट है। ठीक है, तो डायग्नोज करना तो ज़रा भी मुश्किल नहीं है। फिर आप अगर उसके कंटेंट हैं तो वो भी आप बता सकते हो। राइज कहाँ से होता है वो भी ईजी है, 2 to 3 जर्म लेयर्स में से। ट्रीटमेंट क्या होनी है, जाहिर सी बात है, इसमें ये जो टिश्यूज़ हैं ये तो मेडिकली आप ट्रीट नहीं कर सकते, इसको कंजर्वेटिव भी नहीं रख सकते, तो मैनेजमेंट इसकी सर्जिकली होगी। ठीक है, तो ये भी अदर आर द सेक्स कॉर्ड स्टोमल ट्यूमर्स। बेसिकली ये क्या है, हार्मोन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स हैं। ग्रैनुलोसा सेल, थीका सेल एंड द सर्टुली लीडिंग सेल। थीका सेल ने क्या करना है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना है, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि कहीं भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होना है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। ठीक है, लीडिंग सेल में उन्होंने बताया कि एंड्रोजन, एंड्रोजन से क्या होगा, विरिलाइजेशन, इंक्रीज हेयर ग्रोथ फ्रॉम द चिन एंड द अपर लिप्स। ठीक है, और जो स्कैल्प हेयर है उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, स्किन जो है ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, एक्ने प्रोडक्शंस आ जाती हैं, तो इस तरह ये प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेक्स कॉर्ड ओवेरियन ट्यूमर्स में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ फाइब्रोमा, ऑल्दो कि ये बहुत ही रेयर है, 1% में। स्मॉल सॉलिड बिनाइन फाइब्रस टिश्यू ट्यूमर्स होते हैं, ये दे आर एसोसिएटेड विद मीक सिंड्रोम एंड एसाइटिस। पीक एज इनकी है 50 ईयर, दीज आर यूजली हार्ड एंड मोबाइल। मीक सिंड्रोम क्या है, एसाइटिस, प्लूरल फ्यूजन एंड ओवेरियन मैस। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है, ऑस्पी एज वेल एज द एससीक्यू। क्या करते हैं, एक सिनेरियो बना देते हैं। ए पेशेंट 35-year-old para 2 presented with shortness of breath, ascites and ovarian mass. What is the likely diagnosis and how will you manage the case? तो उसमें आप इसलिए कर सकते हो, इसी तरह बना के एक पिक्चर के साथ आपको ऑस्पी में भी दे सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इस तरह इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इनकी कैसे होनी है वो आपको बता देते हैं। मोस्टली क्या होता है, दीज आर एसिम्प्टोमेटिक। पेशेंट जाएगा, इंसिडेंटली डायग्नोज हो जाएगा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट ने एग्जामिनेशन कर लिया, किसी और पर्पज़ के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस पर आ गया। पेन क्या होना है, नॉर्मली डल लेकिन पेन इसमें होती है और लो बैक पेन होती है, लेकिन कहाँ पे एक्सक्रूशिएटिंग होनी है, व्हेनेवर देयर इज रप्चर ऑफ द सिस्ट एट द ऑरिजिन ऑफ द सिस्ट। एब्डोमिनल स्वेलिंग यूजुअली ग्रेजुअल ऑनसेट होगी। ठीक है, और वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सिस्ट, जैसे मेसिनस में नॉर्मस हो जाती है, बाकी में कम होती है। Pressure factor on the bladder lead to the increased urination, that is the frequency and nocturia. और क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। menstrual irregularities whenever there is production of some hormones, तो वो menstrual cycle को डिस्टर्ब कर देते हैं। हार्मोनल इफेक्ट्स में जहाँ पे एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन वाले इफेक्ट्स करेगा, जहाँ पे एंड्रोजन्स आते हैं वो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स करेंगे, जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया। प्रोग्रेसिव वेस्टिंग इस तरह होती है कि जैसे सोडियम एक्सोमा पेरिटोनाई हो गया, जो मेसिनस ट्यूमर में हमने डिस्कस किया, सारी चीज़ें मैटेड टुगेदर हैं, तो उसमें इश्यूज़ क्या होने, पेशेंट की एपिटाइट कम हो जाएगी और वो उसमें प्रोग्रेसिव वेस्टिंग हो सकती है इन फ्यू केसेस। एवेल्यूशन का पर्पस क्या है, एवेल्यूशन का पर्पस ये नहीं है कि आपने उसकी बीनाइन नेचर ही डिफाइन करनी है। बेसिकली द पर्पस इज़ टू रूल आउट द मेलिग्नेंसी। क्या आप ये श्योर कर लें कि ये सिस्ट या ये मैस जो है, ओवेरियन मैस, ये मेलिग्नेंट नहीं है, then you will go for the treatment on the line of the benign ovarian tumor. तो वैल्यूएशन का पर्पस जो होता है दैट इज़ टू रूल आउट मेलिग्नेंसी। ये आपने रजिस्टर कर लें इस बात को, ठीक है ना, क्या आपने बेसिकली रूल आउट करना है मेलिग्नेंसी को। एग्जामिनेशन में क्या करते हो, एब्डोमिनल एंड वेजिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल में आपने क्या देखना है कि साइज कितना है, ठीक है, बट अबाउट द सरफेस स्मूथ आर द इरेगुलर, अबाउट द मार्जिन ऑफ द cyst smooth are the irregular, low limit is reachable or not, जहाँ reachable नहीं होगी तो most probably that cyst will arise from the pelvis, तो हम कहते हैं ये pelvis से आ रहा है। दूसरा ये देखना आपने कि वो फर्म है या हार्ड है या सिस्टिक नेचर का है। ठीक है, साइटिस देखते हो, शिफ्टिंग डालने से इजीली आप साइटिस को देख सकते हो।
दूसरा आपने ये देखना है कि लिम्फ नोड तो नहीं पैल्पेबल, ठीक है ना। इंग्वाइनल लिम्फ नोड का पैल्पेट कर सकते हो यहाँ पे, एसेसिबली देखोगे ना, पैराओटिक तो नहीं देख सकते, इसलिए कभी भी नहीं ये बोलना कि सारी हम देख लेंगे। एसेसिबल लिम्फ नोड्स हमने एग्जामिन कैसे करना है, जस्ट जैसे आप फंडलाइट देखते हैं इन द प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है ना, फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द pubic symphysis अप टू द एरिया ऑफ मैक्सिमम बल्ज हो ना, वहाँ पे जहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी वहाँ तक आपने मैयर करना है। मैयर आपने कैसे करना है, जिस तरह आप देखते हो कि आप मेडिसिन में जो है लीवर को पैल्पेट करते हो विद द रेडियल बॉर्डर ऑफ द हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड से करते हो, तो यहाँ उसका रिवर्स है, आपने लेफ्ट हैंड का रेडियल बॉर्डर यूज़ करना है, ठीक है। एपिगेस्टियम से आप नीचे की तरफ आएंगे और जहाँ रेजिस्टेंस फील होगी उसको मार्क कर लें, ठीक है। और फिर आपने इंची टेप से अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिली वहाँ तक का मेजर कर लेना, दैट इज़ नोन एज असेसमेंट ऑफ द साइज ऑफ द ओवेरियन मैस, ठीक है, बिल्कुल सेम। और अगर आप राइट हैंड को यूज़ करोगे, अल्नर बॉर्डर रेडियल बॉर्डर ऑफ द राइट हैंड, तो फिर आप मिस कर दोगे, क्योंकि आप राइट हैंड रख ही नहीं सकते, राइट हैंड ऑफ पेशेंट पे खड़े होके आप राइट हैंड तो नहीं एब्डोमेन पे रख सकते ना। जब आप राइट साइड ऑफ पेशेंट पे खड़े हैं तो फिर आप लेफ्ट हैंड से पैल्पेट करते हो, ठीक है। तो इसमें आपने यूज़ क्या करना है, रेडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है। On bimanual examination, you will feel the nodularity in the pouch of Douglas, as well as size of the uterus and size of the cyst. Either it is felt separate from the uterus or not, ठीक है, ये आपने देखना है, बायमैनुअल एग्जामिनेशन आप करोगे इसमें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, फॉर मैस आप 6F लेंगे और फॉर पेन आप एक एब्रीवेशन है पास एमडी, उसको आप यूज़ करोगे, ठीक है। 6F में आपका फीचर्स आ जाता है ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी, ऑलवेज रूल आउट फुल ब्लडर, ठीक है। उसके बाद बाकी फ्लेटस फ्लूइड और फाइब्राइड को आप करते हो। फॉर पेन आपने क्या करना है, ऑलवेज रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कभी आप कहते हो हेमरेज इनटू सिस्ट हो गया या सिस्ट रप्चर है, तो वो मिमिक करेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी सूरत बन जाएगी, उसी तरह पेशेंट शॉक में जाएगा और सीवियर एक्सक्रीशिएटिव पेन होगी, पेशेंट शॉक में जाता है, तो इसमें आपको इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में टॉपिक रखनी होती है, ठीक है। और पीआईडी नॉन गायनोकोलॉजिकल में आपका अपेंडिसाइटिस आ जाता है, मैकुलर डायवर्टिकुलम एंड द डायवर्टिकुलाइटिस। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रेगनेंसी, फुल ब्लैडर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। अल्ट्रासाउंड द चीपेस्ट वे टू असेस द नेचर ऑफ द सिस्ट। उसमें क्या करते हो, साइज आपको पता चल जाता है, सेप्टेशन इनसाइड द सिस्ट एंड इंटरनल कंपोनेंट्स इनसाइड द सिस्ट। तो इसके लिए आपने रिकमेंडेड जो है ट्रांसवैजिनल इज बेटर देन द ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। CA125 बेसिकली किस लिए कराते हो, वो इसलिए कराते हो कि आप बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो। अगर ये मोर देन 35 यूनिट पर लीटर है तो इट मीन्स कि मैलिग्नेंसी हो सकती है। CT-MRI की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे आपको मोर एलेबोरेटेड इमेजेस चाहिए, आप अल्ट्रासाउंड पे डिफाइन नहीं कर सके, ठीक है, उसकी नेचर डिफाइन नहीं कर सके, तो फिर आप CT-MRI पे जाते हो। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी व्हेनेवर यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द डायग्नोसिस और आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर आप डायग्नोस्टिक भी कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या होनी है, दे मे बी टॉर्जन, दे मे बी इन्फेक्शन ऑफ द सिस्ट मटेरियल, दे मे बी रप्चर ऑफ द सिस्ट वॉल, या फिर हेमरेज इनटू सिस्ट हो सकता है, मे चेंज इनटू द मैलिग्नेंट। काउंटरपार्ट आर दे मे बी सूडोमिक्सोमा बैटनर, जो मैं पहले डिस्कस आपसे कर। टॉर्जन आप देख रहे हो यहाँ पे पेडिकल जो ट्विस्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना, और जो ओवेरियन सिस्ट है वो भी नज़र आ रहा है, जो होल्ड किया हुआ दैट इज ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, और जो ज़्यादा रेडिश सा है ना, ये यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, अगर आपने टॉर्जन टाइमली जो है नहीं की, ट्रीट नहीं की, तो फिर क्या होना है, गैंग्रीनस हो जाएगा मटेरियल सारा, वो ओवरी आप लूज़ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी रिमूव कर दिया। ये एक पैराओवेरियन सिस्ट है, कॉम्प्लिकेशन इसकी भी हो सकती है, मेटॉर्जन, रप्चर, हेमरेज इनटू सिस्ट, लेकिन ये ओवरी से राइज नहीं होता, पैराओवेरियन टिश्यू से राइज होता है, ठीक है। तो इस पे प्रोमिनेंट वेसल्स होती हैं ज़्यादा, लेकिन ये भी बीनाइन नहीं है। ट्रीटमेंट आपकी कैसे होनी है, डिपेंड
अपॉन द वुमेन्स एज। जाहिर सी बात है पोस्ट मेनोपॉजल है, प्री मेनॉर्कल है, तो उसमें कुछ और मैनेजमेंट होगी। रिप्रोडक्टिव एज में यूजुअली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगी। स्वेरिटी ऑफ सिम्टम्स है, अगर परसिस्ट करते हैं या न्यू ऑनसेट सिम्टम्स हैं तो उसमें आपको ट्रीट करना पड़ता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सिस्ट, ठीक है, उसकी डिज़ायर्स क्या है, वो फर्टिलिटी रखना चाहती है नहीं। रिस्क फैक्टर प्रोफाइल मीन कि कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है ब्रेस्ट सीए की, ओवेरियन कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल एंड द कोलोरेक्टल, क्योंकि ये फैमिलीज में रन करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ जो है ना कंसीडर करना है जब भी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट आपने किस में करनी है, ये जनरली मैं बता रही हूँ कि कभी आपको आंसर करना पड़े तो आप जनरली एक बता दें उन्हें कि क्राइटेरियाज क्या होंगे। इफ द ट्यूमर इज यूनिलैटरल, यूनिलोकुलर, in premenopausal between 3 to 10 and postmenopausal 2 to 6 provided CA1 to 5 normal। इन सब में आपको CA1 to 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में आप दोनों तरह कर सकते हो, एक्सपर्टीज अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, दैट इज लेप्रोस्कोपी एंड अदरवाइज एग्जामिनेशन। सब में चाहे आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हो, लेप्रोटमी कर रहे हो, ऑन द टेबल एग्जामिनेशन प्रूडेंट है। आपने हमेशा ऑलवेज डू द एग्जामिनेशन ऑन द टेबल। इट इज़ प्रूडेंट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द मैस। ये ना हो कि फुल ब्लैडर हो, कैथेटराइज हुई है, मैस डिस्पेयर हो गया और आपने उसकी सर्जरी कर दी, तो आपने टेबल पे भी, चाहे आप एवेलुएट कर चुके हो, फिर भी आपने टेबल पे एग्जामिन करना है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी के लिए इंडिकेशंस क्या हैं, आप कहते हो कि पता नहीं क्या नेचर है मैस की, मुझे तो नहीं पता चल रहा, तो आप डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव को इकट्ठे कर लेते हो। ट्यूमर सूटेबल होना चाहिए फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एज लेस देन 35 ईयर, सिंपल सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोसिस भी कर सकते हो, और अल्ट्रासाउंड में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मैलिग्नेंसी की शो ना हो रही तो उसमें आप लैप्रोस्कोपी। लेप्रोटमी किस में करनी है, जहाँ पे सिम्प्टोमेटिक ट्यूमर्स हैं, आपको लगता है मैलिग्नेंसी है, या फिर लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती उन केसेस में जहाँ मल्टीपल प्रीवियस सर्जरीज हैं, पेशेंट बहुत ओबीस है, कोई और उसके मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, आपको है कि नहीं लेप्रोस्कोपी नहीं हो सकती, तो उनमें आप कर। ठीक है, ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप बड़ा इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को। प्री मेनोपॉज है, ओवेरियन सिस्ट आप देख लें। सिस्टिक टेराटोमा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें क्योंकि 3 जर्म लेयर्स से आ रही होती हैं स्ट्रक्चर्स, आप कंजर्वेटिव मैनेज नहीं कर सकते, ऑलवेज गो फॉर द सर्जरी इधर लेप्रोस्कोपिकली और लेप्रोटमी। आपने किसको फ्लो चार्ट में लाना है, 5 to 8 सेंटीमीटर, B9 मॉर्फोलॉजी, प्रोवाइडेड नॉर्मल CA1 to 5। ठीक है, वॉचफुल वेटिंग करोगे। ठीक है, COCP इसमें नहीं देनी, COCP इन्होंने वैसे लिख दी हुई है, डायरेक्ट COCP इसमें नहीं है। और कहाँ पे आपने इंटरवेंशन करनी है, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द साइज, देयर इज हेमरेज इनटू द सिस्ट, रप्चर और द टॉर्जन, उसमें भी आप देख सकते हो कि आपने लेप्रोस्कोपिकली करना है अगर ऐसा हो रहा है, अगर नहीं तो फिर जस्ट फॉलो अप करेंगे। बाकी सारे सिस्ट जो होने हैं उनको आपने लेप्रोस्कोपिकली या लेप्रोटमी से मैनेज कर लेना है। वो कौन से सिस्ट होने हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट हैं। ठीक है, वो सिंपल नहीं होंगे। पोस्ट मेनोपॉजल में आपने क्या करना है, इसमें भी आप 2 ही करते हो, 3 to 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें आप देखते हो कि एक में जो है नॉर्मल CA1 to 5 है, एक में इंक्रीज CA1 to 5 है। यहाँ भी CA1 to 5 को कंपेयर करना। अगर आपके सिनेरियो में वो CA1 to 5 इंक्रीज देते हैं इन द पोस्ट मेनोपॉजल, ऑलवेज गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। सिनेरियो आ जाता है, आपसे कहते हैं लाइकली डायग्नोसिस बता दें, आप ओवेरियन सिस्ट बोल रहे हो, इन्वेस्टिगेशंस कहेंगे आप अल्ट्रासोनोग्राफी CA1 to 5 कर दें, उन्हें CA1 to 5 इंक्रीज बताया हुआ है, मैनेजमेंट प्लान पूछा है, ऑलवेज गो फॉर द एक्सीजन, दैट इज थ्रू लेप्रोटमी। अगर वो कहते हैं कि नहीं नॉर्मल CA1 to 5 है, ठीक है ना, डॉपलर स्टडी मीन कि आप देखते हो ब्लड फ्लो कितना है, जो भी मेलिग्नेंट टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड फ्लो नॉर्मली इंक्रीज हो जाता है और जो डॉपलर पे नज़र आता है। अगर तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इट मीन्स के मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कम फ्लो हो तो इट मीन्स कि ये B9 नेचर ही होगी, वो इतना टिश्यू यूटिलाइज नहीं कर रहा ऑक्सीजन को। तो आपने 3 to 5 सेंटीमीटर में CA1 to 5 नॉर्मल है, तो आपकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगी, वॉचफुल वेटिंग होगी। ठीक है, फॉर
अप टू 4 to 6 वीक्स। अगर वो इंक्रीज करते हैं साइज में या CA1 to 5 इंक्रीज करता है, देन यू विल गो फॉर द डेफिनेट मैनेजमेंट दैट इज थ्रू लेप्रोटमी या द लेप्रोस्कोपी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप फॉलो ही करोगे, ठीक है। इस फ्लो चार्ट से आप हर सिनेरियो जो है ना वो सॉल्व कर सकते हो। चाइल्डहुड एज में आ गया है, उसमें आप हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो। इमेजिंग स्टडीज मीन अल्ट्रासोनोग्राफी, CT एंड MRI, ठीक है। सिंपल सिस्ट है, जस्ट वेट, वॉचफुल वेटिंग। और अगर सॉलिड और सॉलिड सिस्टिक है, मिक्स यानी कि, और MRI और ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो आपको कराने पड़ेंगे। सिंपल सिस्ट में जरूरत नहीं है, जहाँ भी सॉलिड या सॉलिड सिस्टिक है तो वहाँ पे आप ट्यूमर मार्कर स्पेसिफिक टू द इन्फेंसी आप कराओगे। हाई सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी है तो आप लेप्रोटमी पे जाते हो। लो सस्पेशन ऑफ मैलिग्नेंसी है देन गो फॉर लेप्रोस्कोपी। उसमें ये होता है कि जैसी बात है वो बेबी होते हैं ना छोटे, तो उनकी आपको ओवरीज तो जो है प्रिजर्व करनी पड़ती है। तो ट्राई उसमें यही करना होता है कि जो है अगर तो वाकई मैलिग्नेंसी है तब वो फ्रेक्टमी और स्टिचिंग होती है, अदरवाइज B9 में ऑलवेज आपने सिस्टेक्टमी ही करनी। तो ऑन दी होल हम देखें एक जो ब्रॉडली इसको कर लें कैटेगराइज, तो क्या है सर्जरी, ये आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा टू सॉल्व दी SCQs, ठीक है ना, या फिर ऑस्पी क्वेश्चन जो होते हैं। यंग पेशेंट है, यंग उन्होंने दे दिया सिनेरियो में 35 ईयर एज है, लेस देन 45 है, 40 है, तो आपने कंजर्वेटिव सर्जरी ही करनी है। ऑलवेज गो फॉर वेन सिस्टेक्टमी अनटिल अनलेस देयर इज मैलिग्नेंसी। बाकी सब में आपने वेन सिस्टेक्टमी करनी। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, उसका तो पर्पस नहीं है ना, उसे फर्टिलिटी नहीं चाहिए, फर्टाइल है भी नहीं ना पेशेंट, तो वहाँ आपने क्या लिखना है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी प्लस बायलेटरल साल्पिंगोफ्रेक्टमी। अदर केसेस को आप इंडिविजुअलाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट्स, ठीक है, उनको आप अप्लाई कर लोगे। प्रोग्नोसिस इनकी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यानी कि कॉमनली आपको लोग करेंगे कि हाउ कॉमन इज दिस, तो इसमें यह है कि 1 in 10 वुमेन में नीड सर्जरी एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। तो जैसी सी बात है 10 में से एक को है तो ये कॉमन। कैन ओवेरियन सिस्ट अफेक्ट द फर्टिलिटी, ये भी क्वेश्चन आपसे होगा जब भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, तो आप उन्हें कहें कि सब नहीं करते। इफ लार्ज इनफ है तो उसमें कुछ जो पार्ट है ओवरी का वो जैसी बात है कंप्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसमें कुछ इफेक्ट फर्टिलिटी पे आएगा। इन केस ऑफ एंडोमेट्रोटिक सिस्ट, ये सिर्फ सिस्ट की वजह से नहीं होगा, वो उसकी जो भी पैथोलॉजी है एंडोमेट्रोसिस की उस वो भी इफेक्ट करेगी फर्टिलिटी को, ठीक। ओवेरियन सिस्ट कैन बी विद इंक्रीजिंग एज, अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल एंड ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, और पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है तो इसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि ओवेरियन सिस्ट कैंसरस हो सकता है। की पॉइंट्स क्या हैं, सिंपल सिस्ट ऑफन रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, rarely malignant under the age of 35 and less than 10 centimeter, solid tumors malignant होते हैं, लिमिटेड स्पेस फॉर एस्पिरेशन ऑफ द सिस्ट, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया कि ये अगर मैं डिस्कस कर लेती तो आपको एस्पिरेशन ही याद रहना था, बाकी शायद सारा भूल भी जाता। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट इन यंग वुमेन्स, women more than 45 years, better to do TH and BSO, that is total abdominal hysterectomy, bilateral salpingoprectomy. Bimanual examination under anesthesia should be performed. Prognosis is excellent, ठीक। असाइनमेंट आपकी ये है, इसको आपने पढ़ लेना है और इसका जो आंसर है जस्ट आंसर्स ये व्हाट्सएप आप कर सकते हो, मेरे नंबर पे कर दें या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कहीं से नहीं समझ आई, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूँगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे और महफूज रखे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड काइंड रिगार्ड्स। अल्लाह हाफिज़।